हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के 1000 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 44 है। इससे पहले मैंने 43 पार्ट अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जाके देख लीजिए। ये यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की श्रृंखला है, जो आगामी कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, या तो यूपी पीजीटी टीजीटी दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, या सेट एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल थ्योरी की क्लासेस मिलेंगी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी क्लास मेरे चैनल पे अपलोड कर रखा है मैंने, तो आप उसे भी जाके देख लेना। और कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन मैं एमसीक्यू के थ्रू करा रही हूँ, जो प्रैक्टिस सेट करके मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है। अगर आप वो भी देखिए तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो अच्छे से कवर हो जाएगा एमसीक्यू एमसीक्यू के थ्रू। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपको किसी भी जैसे ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपको आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मैं 75 क्वेश्चन तक पिछले क्लास में करा दिया था, अब आज 76 क्वेश्चन से करते हैं। तो 76 क्वेश्चन है, ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति के द्वारा की गई थी? कौन सी यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर? तो ये आपका फुल्टन समिति के द्वारा की गई थी। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि फुल्टन समिति था क्या, कब आया था। देखो, फुल्टन समिति ने ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा की थी। 1966 में ब्रिटिश सरकार ने लोक सेवा के संबंध में फुल्टन कमेटी की नियुक्ति की थी। अब कभी कालक्रमानुसार सजाने दे दे, 4 समितियों के नाम दे देगा और उसको, तो ये याद रखना कि फुल्टन कमेटी कब आई थी? 1966। लेकिन इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? मतलब कमेटी बनी थी 66 में, और जब ये बन के 2 साल में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1968 में। लोक सेवा के ढांचे, भर्ती, प्रशिक्षण, प्रबंध की जांच करना और इसमें सुधार की सिफारिश करना था। और क्या क्या फुल्टन समिति की निम्नलिखित अनुशंसाएं थी? क्या क्या थी? लोक सेवा को व्यवस्थित करने के लिए एक नए लोक सेवा विभाग का गठन, विभिन्न वर्गों को समाप्त करके एकमात्र एकीकृत पदानुक्रम ढांचे का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत ऊपर से नीचे तक सभी लोक सेवक आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता प्राप्त है? राष्ट्रीय नागरिकता और राज्य नागरिकता। तो ऑप्शन है भारत यूएसए, भारत स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड यूएसए, यूएस यूके। तो इसका आंसर, तो जो यूजीसी नेट है वो गलत आंसर दिया था। दोहरी नागरिकता आपको यहाँ पे हो जाएगी स्विट्जरलैंड यूएसए में। इंडिया में एक ही नागरिकता है, इसमें यूके में भी एक ही नागरिकता है, तो ये तीनों ऑप्शन तो कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हम जाते हैं। आगे है कथन असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ती हूँ, फिर आप वीडियो को रोक के फिर उसको क्योंकि लगा के आप खुद से पढ़ना, देखना कि आपको क्या लगता है। ठीक है। पहला, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना किसी निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों सही है और सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इसलिए या क्योंकि लगा के करते हैं। अगर सही बैठता है तो ए आंसर होता है, अगर दोनों अपोजिट बोल रहा है तो बोथ आर करेक्ट, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। आगे क्वेश्चन, हाँ, आर्टिकल क्या है? निर्वाचन आयोग का आर्टिकल 324 है। और निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष, मतलब इसमें से जो पहले हो जाए। और 93 में निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय बन गया। अगला क्वेश्चन 79 क्वेश्चन बोलता है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के उपरांत कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद एक संवैधानिक पद है। ठीक है, क्या बोल रहा है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के उपरांत कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इनका पद संवैधानिक है।
तो ठीक है, दोनों सही है और सही व्याख्या है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में दिए गए हमारे? आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद और व्यवस्था की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। मैच द फॉलोइंग करना है। परिस्थितिकीय, निर्णय निर्माण, नौकरशाही, सामान्य व्यवस्था। अब इसका हो जाएगा, देखो परिस्थितिकीय होगा अग्रेरियन इंडस्ट्रियल, निर्णय निर्माण हो जाएगा तथ्य मूल्य कथन, नौकरशाही हो जाएगा आपका विधिक तर्कपूर्ण, और सामान्य व्यवस्था हो जाएगा नकारात्मक प्रतिसंभरण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए का परिस्थिति का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। चलो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताती। देखो परिस्थिति की, रिक्स ने विकासशील राज्यों की प्रशासकीय व्यवस्था के विश्लेषण के लिए एक आदर्श मॉडल का प्रयोग किया, जिसे वह 2 भागों में बांटते हैं, कृषक उद्योग और औद्योगिक समाज। कृषक समाज कृषि अर्थतंत्र पर आधारित होता है तथा औद्योगिक समाज की बहुसंख्यक जनता का पेश उद्योग से जुड़ा होता है। इन दोनों के बीच एक ऐसा समाज होता है जिससे इन दोनों के गुण होते हैं, जिसे हम प्रिज्मीय सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, वेबर ने प्राधिकार के 3 प्रकार दिए हैं, परंपरागत, करिश्माई और विधिक तर्कपूर्ण। वेबर के अनुसार विधिक तर्कपूर्ण प्राधिकार तंत्र में प्रशासनिक व्यवस्था का आधार नौकरशाही होता है। साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण 2 आधारों पर निर्भर करता है, पहला तथ्यात्मक आधार, दूसरा मूल्य आधार, तथा तथ्य मूल्य कथन में वैधता की जांच आनुभविक रूप से की जा सकती है, जबकि मूल्य आधार तथा कथन को आनुभविक रूप से नहीं आंका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने सर्वप्रथम महाशक्ति सुपर पावर शब्द का प्रयोग किया? तो सबसे पहले जो सुपर पावर शब्द का उपयोग किया था वो विलियम फॉक्स है। इनको प्लीज फ्रेंड इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना हमें बार बार जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे ना तो हमें याद नहीं रहता है। तो सुपर पावर महाशक्ति किसने सबसे पहले प्रयोग किया? विलियम फॉक्स। ठीक है, विलियम फॉक्स ने सबसे पहले सुपर पावर शब्द का उपयोग किया। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं? आदर्शवादी उपागम में नैतिक मूल्यों की भूमिका पर बल दिया जाता है। आदर्शवाद अनिवार्यतः उदार अंतरराष्ट्रीयवाद का एक परिवर्तित है। आदर्शवादी उपागम लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार करना है। आदर्शवाद उदारवाद का सहविस्तृत है। तो ये कथन सही नहीं, बाकी तीनों कथन सही है। किसके? कौन सा? आदर्शवादी उपागम नैतिक मूल्यों की भूमिका पर बल देते हैं, बिल्कुल सही बात। आदर्शवाद अनिवार्यतः उदारवाद अंतरराष्ट्रीयवाद का एक परिवर्तित है। सी, आदर्शवाद उपागम एक लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार करना है। आदर्शवाद उदारवाद का सहविस्तृत है, नहीं, ये गलत है। बाकी वो तीनों ऊपर वाला सही है। देखो, आदर्शवाद उदारवाद का सहविस्तृत कोएग्जिस्टेंटिव नहीं है। आदर्शवाद के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना मात्र में विश्व की शांति स्थापना होगी, परंतु उदारवादी विचारकों के अनुसार संस्थाएं शांति निर्माण में सहायक हैं, स्वयं शांति की गारंटी नहीं। संबंधित तथ्य, आदर्शवादियों ने नैतिकता के अत्यधिक महत्व दिया है। आदर्शवादियों की मान्यता है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण में विश्व में स्वाभाविक रूप से शांति स्थापित हो जाएगी। आदर्शवादी विचारकों का उद्देश्य विश्व सरकार का निर्माण करना है। आगे है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो इसका हम आंसर ही देखते हैं और उसका हम कालक्रम ही देख लेते हैं, ठीक है। तो न्यूरेमबर्ग और टोक्यो ट्रायल ये हुआ था 1945 से 1945 से 48। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी 1978-79। गोर्बाचोव CPSU को 1985 में किया गया था। नियुक्त महासचिव औपचारिक शीत युद्ध के दौरान 1990 में सिपाही की बैठक हुई थी। तो इसका आंसर ए है, सबसे पहले फर्स्ट होगा। ये कब हुआ था? 1945 और 48 में। फिर हुआ ईरान इस्लामिक क्रांति, ये हुआ था 1978 में। फिर गोर्बाचोव वाला हुआ था 85 में और औपचारिक रूप से शीत युद्ध की समाप्ति 1990 में। तो ये तो बहुत कॉमन था, ये तो बहुत कॉमन था। तो अगर इससे हम लगाते सिर्फ, तो एक और पता होना चाहिए था, तो आपका आसानी से ये बन सकता था क्वेश्चन। कोई नहीं, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसको फिर से आप नोट डाउन कर लीजिए। देखो थोड़ा सा और बता दी। मिखाइल गोर्बाचोव ने 1985 में सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। गोर्बाचोव ने पेरेस्ट्रोइका पुनर्संरचना और ग्लासनोस्त खुलेपन के जरिए आर्थिक और राजनीतिक सुधार किया। ईरान के इस्लामिक क्रांति का सबसे बड़ा कारण अमेरिकी समर्थन, शाह के शासन का क्रूर, भ्रष्ट और पश्चिमी सभ्यता का समर्थन होना, जिसके कारण इस्लामिक मूल्यों के हनन से जनता के मन में शासन के प्रति रोष था। फरवरी 1979 में अमेरिकी समर्थक शाह मोहम्मद राजा पहलवी को सत्ता से बेदखल कर धार्मिक नेता आयतुल्ला खोमेनी को ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। तो देखो मैच द फॉलोइंग, आंसर ए है इसका। देखो ए में 3, ये 20 ईयर क्राइसिस, ये तो ये कार का है, बिल्कुल सही बात। ये कार 20 ईयर क्राइसिस, एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कार्ल ड्वेज का है फर्स्ट। और एम्पीरियलिज्म अ स्टडी है हॉब्सन का, जे हॉब्सन का। नियो कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म, ये है न्यूक्रूमा का, क्वावा में न्यूक्रूमा का, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन अमेरिका की थामने की नीति के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। अमेरिका के थामने की नीति के संबंध में सही नहीं है। तो नीति का लक्ष्य सोवियत प्रभाव को थामना था, बिल्कुल नहीं। अमेरिका ने विदेश सहायता का उपयोग थामने के साधनों के रूप में किया था, नहीं। इस नीति का उद्देश्य केवल पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव को रोकना था, ठीक है। इसका क्या काम था? पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव को रोकना था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थामने से इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कूटनीतिक तथा सैन्य हस्तक्षेप का भी उपयोग किया जाता, नहीं, ये नहीं। अगला है पॉलिसी ऑफ कैनन, रूपरेखा जॉन कैनन द्वारा लिखी। देखो ये नोट डाउन कर लो। पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट की रूपरेखा जॉर्ज कैनन द्वारा तैयार की गई। यह सोवियत संघ के प्रति अमेरिका की आधिकारिक नीति बन गई। आगे है पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट ट्रूमैन का विस्तार है। पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट ट्रूमैन का सिद्धांत का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 86, यह किसका कथन है कि किसी सिद्धांत पर विचार, देखो, किसी ऐसे पूर्व चिंतित दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणा के आधार पर नहीं न हो, इसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृश्य घटना में व्यवस्था कायम करना तथा उसे अर्थ प्रदान करना है। तो ये बोले थे आपको हंस जे मर्गनथाउ। एक बार मैं फिर से इस लाइन को दोहराती हूँ। देखो, किसी ऐसे पूर्व चिंतित दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणा के आधार पर नहीं न हो, इसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृश्य घटना में व्यवस्था कायम करना, उसे अर्थ प्रदान करना। हंस जे मर्गनथाउ। अब है ये, देखो, व्यापक शस्त्र परीक्षण प्रतिबंध, CTBT, ABM, प्रक्षेपास्त्रोधी मिसाइल, स्टार्ट, और फिर है सामरिक आक्रामक हथियार
कटौती शॉर्ट। तो सबसे पहले हमें CTBT का पता 96। सबसे पहले हम ए में 4 लगाएंगे। अगर हम ए में 4 लगाते हैं तो उसी से हमारा आंसर आ जाता है। फिर बी का 372, फिर है स्टार्ट है आपका 1991, और ये आक्रामक हथियार कटौती 2002। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो गया। ये तो हर साल इससे क्वेश्चन आते ही हैं फ्रेंड, कोई भी एग्जाम आप दे लो। अगला है 88 क्वेश्चन, प्री एम्पटिव रणनीति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यह रणनीति युद्ध रोकने के लिए तैयार की गई है। यह रणनीति दुर्जन शासन से मिलने वाले धमकी से संबंधित है। यह रणनीति किसी संभावित आक्रामक के बलवती होने से पूर्व आक्रमण का अनुमोदन करती है। यह रणनीति संयुक्त चार्टर के अनुरूप है। तो ये गलत है, कौन सा सही नहीं है? ये तीनों सही है, ABC इज द राइट, और ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो प्री एक्टिव रणनीति संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप नहीं है। इस रणनीति के तहत एक राज्य दूसरे राज्य पर इसलिए हमला करता है कि दूसरा राज्य भविष्य में उसकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। 2003 में अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया था। यह कहा कि इराक रासायनिक हथियार बना रहा है तथा आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। अगला है 2000 अरब स्प्रिंग 2011 के पश्चात राजनीतिक की हिंसा का साक्षी नहीं है। कौन साक्षी नहीं है? सऊदी अरब, बाकी कौन? ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र साक्षी है। तो सऊदी अरब अरब स्प्रिंग 2011 के पश्चात राजनीतिक हिंसा का साथ नहीं रहा। अरब स्प्रिंग का कारण अरब देशों के राजनीतिक भ्रष्टाचार में अत्यधिक वृद्धि, मानवाधिकार का उल्लंघन एवं शोषण के कारण व्यवस्था के विरोध का भावना उत्पन्न होना था। अरब स्प्रिंग की शुरुआत ट्यूनीशिया से हुई, बाद में इराक, सूडान, कुवैत, इजराइल तक फैल गया। कहाँ कहाँ तक हुआ अरब स्प्रिंग? ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ, फिर इराक, सूडान, कुवैत और इजराइल तक फैल गया। क्वेश्चन नंबर 19, सीरियाई सिविल युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो अरब स्प्रिंग 2011 संयुक्त राष्ट्र संघ ने सीरिया में हस्तक्षेप किया? नहीं। सीरिया सेना ने हिजबुल्लाह के समर्थन के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ 2003 में पुनः स्थापित किया? नहीं। 2013 में दमाश्क में हुए सारिन नर्व गैस हमले के पश्चात संयुक्त राष्ट्र ने रासायनिक हथियार को नष्ट करने के लिए मतदान किया था। यही सही है, ऑप्शन सी सही है। आगे है डी, संयुक्त राष्ट्र सीरिया के रासायनिक हथियार के जखीरे को नष्ट करना चाहता था, परंतु उसे नष्ट करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं थी। ये भी नहीं है, सिर्फ ये है। वर्ष 2013 तक दमाश्क में हुए सारियन नर्व गैस हमले के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ ने रासायनिक हथियार को नष्ट करने के लिए मतदान किया। क्वेश्चन नंबर 91। तो फ्रेंड्स आज हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं। चलो 95 तक कर लेते हैं, क्योंकि फिर तो वो होगा पैराग्राफ, नहीं पैराग्राफ तो इसमें है नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम 90 क्वेश्चन तक ही करते हैं, क्योंकि फिर लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।